नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास जो सामग्री है वो निवेश गुरु हिंदी नाम के एक स्रोत से ली गई है और टॉपिक बहुत ही काम का है कि नौकरी करने वाले लोग सिर्फ 1000 रुपए से अपनी निवेश यात्रा कैसे शुरू कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर नौकरी करने वाला व्यक्ति कभी न कभी सोचता है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है स्क्रिप्ट में दिए गए कदमों को परत दर परत खोलना और देखना कि ये असल में कितना प्रैक्टिकल है। हाँ, क्योंकि एक आम धारणा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए तो भाई मोटी रकम चाहिए, 1000 में क्या ही होगा। सही कहा। और ये स्रोत सीधे इसी बात पर चोट करता है। इसकी शुरुआती एक सवाल से होती है। अच्छा। सवाल है, क्या आप नौकरी करते हैं और सोचते हैं कि 1000 रुपए का निवेश बेकार है? सच कहूं तो ये पढ़ते ही मुझे लगा कि हाँ, ये तो मेरे मन की बात है। और यही स्क्रिप्ट का हुक है। ये सीधे उस इंसान की सोच को पकड़ता है जो अपनी छोटी बचत को कम आंक रहा है। तो चलिए इसी धारणा को तोड़ते हैं। स्रोत का सबसे पहला और मुझे लगता है सबसे जरूरी बिंदु पैसे के बारे में है ही नहीं। मतलब? वो सोच यानी कि माइंडसेट के बारे में है। उसमें एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। निवेश अमीरों के लिए नहीं, अनुशासन वाले लोगों के लिए होता है। वाह, ये किसी भी वित्तीय सफर के लिए एकदम सही शुरुआती बिंदु है ना? हाँ, ये उस सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा को तोड़ता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, या जब सैलरी बढ़ेगी तब देखूंगा। इंतजार करते रहो बस। बिल्कुल। स्रोत इस बात को पलट देता है। वो कहता है कि आपकी सफलता आपकी जेब से नहीं, आपकी आदत से तय होती है। पर ये पैसे का नहीं, आदत का खेल है। एकदम। ये एक तरह से निवेश को सबके लिए सुलभ बना देता है। आप ये सोचना बंद कर देते हैं कि या तो मैं 50,000 रुपए निवेश करूंगा या कुछ नहीं, जो कि कभी होता नहीं है। सच तो यही है। महीने के 1000 रुपए की आदत उस 50,000 रुपए के सपने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है जो कभी पूरा ही नहीं होता। ठीक है, तो एक बार माइंडसेट सही हो गया, अनुशासन की बात समझ आ गई, तो फिर अगला व्यावहारिक कदम क्या है? अगला कदम है सही टूल। और यहाँ स्रोत एक बहुत ही ठोस चीज की बात करता है, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, स्क्रिप्ट में से 1000 रुपए के निवेश के लिए सबसे बेहतर तरीका बताया गया है। और इसके 3 कारण भी दिए हैं। एक कि जोखिम कम होता है, दूसरा आदत बनती है, और तीसरा मार्केट टाइमिंग की टेंशन नहीं रहती। और ये तीनों बिंदु किसी भी नए निवेशक के सबसे बड़े डर हैं। चलिए पहले पॉइंट पर आते हैं, जोखिम कम होना। ये कैसे? मतलब निवेश और कम जोखिम? इसका जवाब एक कॉन्सेप्ट में है जिसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। रुकिए, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, मतलब आसान भाषा में समझाइए। जरूर। देखिए, मान लीजिए आप हर महीने की 5 तारीख को 1000 रुपए निवेश करते हैं। ठीक है। इस महीने बाजार बहुत ऊपर है तो आपके 1000 रुपए में म्यूचुअल फंड की कम यूनिट्स आई। अगले महीने बाजार गिर गया, सब डरे हुए हैं, लेकिन आपका SIP तो चला गया, तो अब उसी 1000 रुपए में आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी। अच्छा। तो साल के अंत में आपकी जो औसत खरीद है वो न बहुत ज्यादा होती है न बहुत कम। आप एक बार में सारा पैसा लगाकर बाजार के टॉप पर खरीदने के जोखिम से बच जाते हैं। अरे वाह! तो मतलब जब बाजार गिरा हुआ हो तो मेरा SIP जाना मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मैं सस्ते में ज्यादा खरीद रही हूँ। बिल्कुल, ये सोचने का उल्टा तरीका है, पर यही सच है। आमतौर पर लोग डरकर पैसा निकाल लेते हैं। सही। SIP आपको इस भावना से बचाता है। और ये हमें दूसरे पॉइंट पर लाता है, आदत बनना, ऑटोमेशन। हाँ, पैसा आपके बैंक से अपने आप कट जाता है। आपको हर महीने खुद को याद नहीं दिलाना पड़ता। ये बचत को आपकी इच्छा शक्ति से हटाकर सिस्टम का हिस्सा बना देता है। और तीसरा पॉइंट तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी राहत है, मार्केट टाइमिंग की टेंशन नहीं। ये तो सबसे बड़ा सवाल है, पैसा लगाने का सही टाइम कब है। हाँ, हर कोई यही जानना चाहता है। और सच ये है कि ये लगभग असंभव है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी ये नहीं कर सकते। SIP इस चिंता को ही खत्म कर देता है। आप हर महीने निवेश करते हैं, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। आप प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, भविष्यवाणी पर नहीं। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो माइंडसेट तैयार है, SIP नाम की गाड़ी भी तैयार है, पर ये गाड़ी जाएगी किस सड़क पर? मतलब पैसा लगाना कहाँ है? बहुत जरूरी सवाल। स्रोत यहाँ नौकरी करने वालों के लिए 2 खास तरह के फंड सुझाता है, इंडेक्स फंड या फिर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। और यहाँ क्यों का जवाब देना बहुत जरूरी है। पहले लार्ज कैप फंड्स को समझते हैं। ठीक है। ये फंड देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और सबसे स्थापित कंपनियों में निवेश करते हैं, जैसे बैंकिंग, IT या रोजमर्रा का सामान बनाने वाली बड़ी कंपनियां। सही। इन कंपनियों के शेयर छोटी या नई कंपनियों की तुलना में कम अस्थिर होते हैं। उनमें रातों रात 50% की गिरावट की संभावना कम होती है। तो एक नए निवेशक के लिए ये एक सेफ स्टार्ट है।
बिल्कुल, ये आपके पोर्टफोलियो की नींव की तरह है। और दूसरा विकल्प था इंडेक्स फंड। ये आजकल काफी चर्चा में है, ये क्या भला है? इंडेक्स फंड का कॉन्सेप्ट तो और भी आसान है। ये बस बाजार के एक मेन इंडेक्स जैसे भारत में निफ्टी 50 की नकल करता है। मतलब निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां हैं, जी ये फंड उन्हीं में पैसा लगा देता है। हाँ, और उसी अनुपात में इसमें कोई फंड मैनेजर एक्टिवली दिमाग नहीं लगाता कि कौन सा शेयर खरीदें या बेचें। तो इसका फायदा क्या है? कोई मैनेजर नहीं है तो ये बेहतर कैसे हुआ? इसके सीधे 3 फायदे हैं। पहला, आपको तुरंत डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। आपका 1000 रुपया एक झटके में देश की 50 टॉप कंपनियों में बढ़ गया। अच्छा। दूसरा, क्योंकि इसमें कोई एक्टिव मैनेजर नहीं है तो इसकी लागत मतलब एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है। और तीसरा, ये बहुत पारदर्शी है। आपको हमेशा पता होता है कि आपका पैसा कहाँ लगा है। नए लोगों के लिए ये एक सिंपल, सस्ता और शक्तिशाली विकल्प है। ये बात तो सही है। टूल तो एरिया, पर उसे चलाने की हिम्मत भी तो चाहिए। बिल्कुल, और शायद इसीलिए स्रोत का अगला बिंदु समय और धैर्य पर है। हाँ, और उसमें एक बहुत यादगार लाइन है, निवेश में चमत्कार नहीं, समय और धैर्य काम करता है। ये पूरे निवेश का सार है और ये हमें लाता है कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि की शक्ति पर, जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। सही। इसका सरल सा मतलब यह है कि आपको सिर्फ अपने मूल निवेश पर ही नहीं बल्कि उस निवेश पर कमाए गए रिटर्न पर भी रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। सुनने में तो ये जादू जैसा लगता है, पर क्या 1000 रुपए से सच में कोई बड़ी रकम बन सकती है? ये थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। चलिए एक छोटा सा गणित करते हैं। मान लीजिए कोई हर महीने सिर्फ 1000 रुपए की SIP करता है और हम एक औसत 12% सालाना रिटर्न मानकर चलते हैं। 10 साल में कुल निवेश होगा 1,20,000 रुपए, पर उसकी संपत्ति बढ़कर हो जाएगी लगभग 2,30,000 रुपए। डबल के करीब। हाँ, 20 साल में निवेश होगा 2.4 लाख रुपए, लेकिन संपत्ति पहुंच जाएगी करीब करीब 10 लाख रुपए पर। अरे वाह! और 30 साल में कुल निवेश होगा सिर्फ 3.6 लाख रुपए, लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से उसकी संपत्ति 35 लाख से भी ज्यादा हो जाएगी। 35 लाख? यह आंकड़ा चीजों को पर्सपेक्टिव में रखता है। मतलब जादू 1000 रुपए में नहीं, उन 30 सालों में है। बिल्कुल, और यहीं पर धैर्य की असली परीक्षा होती है। पहले 5-7 साल तो लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, और तभी बाजार भी ऊपर नीचे होता होगा। हाँ, और ऐसे में घबराकर अपनी SIP रोक देना या पैसा निकाल लेना सबसे बड़ी गलती होती है। जो लोग टिके रहते हैं वही असली फायदा उठाते हैं। तो ये पूरी तरह से जल्दी अमीर बनो वाली सोच के खिलाफ है। और वही सोच हमें उन गलतियों की ओर ले जाती है जिनसे स्रोत हमें बचने को कहता है। सही। तो अब बात करते हैं उन चीजों की जो नहीं करनी है। स्रोत 3 बड़ी गलतियों के बारे में बताता है। अमीर बनने के लालच से बचे, और तीसरा, बिना समझे किसी शेयर में पैसा न लगाएं। ये तीनों चेतावनियां तो हर नए निवेशक को अपने स्टडी टेबल पर लिखकर रख लेनी चाहिए। लेकिन पहला वाला, दोस्त की सलाह, अगर मेरे दोस्त ने किसी शेयर से 50% कमाया है तो मैं क्यों ना लगाऊं? ये तो बड़ा लुभावना लगता है। और यही इसका खतरा है, क्योंकि हर व्यक्ति की वित्तीय स्थिति, उसके लक्ष्य और सबसे जरूरी जोखिम लेने की क्षमता अलग होती है। अच्छा। हो सकता है आपका दोस्त 25 साल का हो, कोई जिम्मेदारी ना हो, वो ज्यादा रिस्क ले सकता है। आप शायद 35 के हों और आपके बच्चे हों। आपके रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम है। जो उसके लिए अवसर है वो आपके लिए बर्बादी का कारण बन सकता है। बात तो सही है। मुझे याद है एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझे एक पक्का शेयर बताया था। मैंने थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कंपनी पर बहुत कर्ज है। अगर मैं आंख बंद करके पैसा लगा देती तो आप शायद आज बहुत पछता रही होती। और ये हमें दूसरी गलती पर लाता है, जल्दी अमीर बनने का लक्ष्य। 30 दिन में पैसा डबल। हाँ, ये सब योजनाएं। एक नियम याद रखना चाहिए, अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लग रही है तो शायद वो सच है ही नहीं। और आखिरी चेतावनी, बिना समझे शेयर न खरीदें। ये निवेश और जुआ के बीच का फर्क है। किसी कंपनी के शेयर में सिर्फ इसलिए पैसा लगा देना क्योंकि उसका नाम सुना है, ये जुआ है। निवेश का मतलब है कि आप समझें कि वो कंपनी करती क्या है, पैसे कैसे कमाती है। बिल्कुल। और अगर आप ये सब रिसर्च नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, इसीलिए तो म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड बनाए गए हैं। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इस पूरी चर्चा को समेटूं, एक नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए एक सीधा सा रोड मैप मिलता है। पहला, अपनी सोच बदलो। ये रकम का नहीं, अनुशासन का खेल है। एकदम सही। हैबिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द अमाउंट। दूसरा, ऑटोमेट करो। SIP के जरिए एक छोटी नियमित शुरुआत करो। हाँ, ऑटोमेशन आपकी भावनाओं को रास्ते से हटा देता है। तीसरा, शुरुआत के लिए सिंपल रहो।
इंडेक्स या लार्ज कैप जैसे बोरिंग लेकिन स्थिर फंड चुनो। बिल्कुल, पहले नींव मजबूत बनाओ। चौथा और सबसे मुश्किल, धैर्य रखो, कंपाउंडिंग को अपना काम करने के लिए समय दो और अंत में उन आम गलतियों से दूर रहो। ये सुनने में बहुत आसान लगता है तो रणनीति वाकई में आसान है, मुश्किल है इसका पालन करना, क्योंकि इसमें हमें अपनी भावनाओं, अपने डर और अपने लालच से लड़ना होता है। ये स्रोत जटिलता को हटाकर स्पष्टता देता है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल, ये वाकई किसी भी शुरुआती निवेशक के लिए एक शानदार गाइड है। हाँ, ये 1000 रुपए से शुरुआत करने का एक बेहतरीन ढांचा है। ये पहला कदम उठाने की झिझक को खत्म करता है। लेकिन यहाँ मैं श्रोताओं के सोचने के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। ये स्क्रिप्ट पहले कदम के बारे में है, जो कि शानदार है। पर सोचिए, एक बार जब ये 1000 रुपए प्रति माह की आदत बन जाती है और समय के साथ आय बढ़ती है, तब क्या? अगला कदम क्या होगा? हाँ, उस निवेश की राशि को बढ़ाने का सही समय और सही तरीका क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ एसआईपी की राशि बढ़ा देना ही काफी है, या फिर आपकी रणनीति में भी कुछ बदलाव की जरूरत है? ये इस यात्रा का अगला बहुत जरूरी अध्याय